टेट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा पेपर है वो 2024 का पेपर है और 2024 का पेपर 1 है ये, ठीक है। मॉर्निंग वाले शिफ्ट का पेपर है, सेट नंबर ए है ये। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसने कहा था कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोर अवस्था के लिए एक व्यक्ति को याद रखना है आपको, जिसका नाम है क्या, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल वो व्यक्ति है जिन्होंने एडोल्फिन पर एक किताब भी लिखी थी और इन्होंने बहुत सारी रिसर्च जो की है वो किशोर अवस्था पर ही की। तो पहला का आंसर बहुत सिंपल है, जब भी कोई किशोर अवस्था, बाल्यावस्था पढ़ाता है तो स्टैनली हॉल जी का नाम जरूर लेता है। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है। ये जो मेरा है ये प्राइमरी अवस्था है, सबसे पुराना वाला, इसको बोलते हैं संवेदीगामक, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद ये आता है मेरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मेरा आता है संक्रियात्मक अवस्था और ये आता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और आता है मेरा अनौपचारिक, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल, ठीक है। ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये मेरा अमूर्त चिंतन वाला एक क्या है, ये मेरा अवस्था है। तो ये हो गया मेरा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। देखो, नॉर्मल क्यूरोसिटी की बात कर रहा है, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, तर्क की बात कर रहा है। देखो, ये कोई हाइपोथेटिकल की बात नहीं कर रहा है। अगर वो हाइपोथेटिकल की बात करता है जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक चिंतन की आवश्यकता पड़ता है ना, तब तो मैं उसे किशोर अवस्था वाले में लेकर जाता। लेकिन उसने क्या बोला कि नॉर्मल चिंतन की बात कर रहा है, जिज्ञासा की बात कर रहा है, तो इसके लिए याद रखना है मुझे बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के लिए यदि मुझे कुछ उम्र जानना होगा तो उम्र आप सभी को पता है वो क्या है, मेरा 7 वर्ष, ठीक है। लगभग जो 2 से जो 7 होता है इसको मेरा बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 7 के प्लस जो जहाँ भी आता है वो आता है मेरा उत्तर बाल्यावस्था, इसीलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 7 वर्ष हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, बहुत सिंपल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला है, संज्ञानात्मक विकास है। एक सवाल यही बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास से और कौन कौन से लोग जुड़े हैं, तो मेरा एक हो गया मेरा जीन पियाजे, एक हो गया मेरा लेव वाइगोत्स्की और एक हो गया मेरा कौन, जेरोम ब्रूनर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शैशवावस्था में सीखने का सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। किसने कहा है, शैशवावस्था पे यदि नॉर्मल भी कोई आप जैसे कि बर्नवाल की बुक ले लेंगे ना, तो उसमें हर एक टॉपिक का ऐसे कथन को दिया हुआ है, या फिर आप घटना चक्र ले लेंगे तो भी आपको सवाल देखने को बहुत किताबों में देखने को मिल जाएगा। JB वॉटसन का ये कहना था शैशवावस्था के ऊपर कि इसमें जो तीव्रता होती है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मेरा वॉटसन आ जाएगा यहाँ से आंसर। किशोर अवस्था में विकास प्रक्रिया जो है उस पर सवाल है, में शामिल नहीं है। देखो, ये सबसे पहले तो बात किसकी कर रहा है, किशोर अवस्था और विकास प्रक्रिया। अब किशोर अवस्था में कौन से प्रकार की विकास अवस्था नहीं होगी, याद रखना, शारीरिक विकास किशोर अवस्था में होते रहेगा, मानसिक विकास जीवन भर होते रहेगा, संवेगात्मक विकास भी जीवन भर होते रहेगा, क्योंकि बहुत सारे संवेग है जिसको अभी तक उसने देखा नहीं होगा। भाषा का विकास जनरली हम देखते हैं बाल्यावस्था तक जो है वो पूरा हो चुका होता है, तो इसीलिए इसमें इस विकास की अवस्था में कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, छठवां का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भाषा का विकास। बालक का विकास प्रारंभ कब होता है, क्वेश्चन अच्छा था कि ये कब हो जाता है, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था में, गर्भावस्था से पूर्व। गर्भावस्था से पूर्व तो विकास हो नहीं सकता क्योंकि स्पर्म जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। गर्भावस्था जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से, और जन्म से पूर्व। देखो, जन्म से पूर्व की अवस्था ठीक है, लेकिन जन्म से पूर्व की हुई अवस्था जो है ना बहुत लंबी है यार, कब है, 9 महीने की है। तो यार गर्भावस्था वो एक परफेक्ट एक शब्द है, परफेक्ट एक टाइम है जब जो बच्चे का विकास जो है क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं क्या ले लूँगा, ऑप्शन नंबर सी ले लूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता जो है वो कौन है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि व्यक्ति को, जो भी मेरा पर्सनल साइकोलॉजी की बात होगी तो याद रखना है मुझे किसको, एडलर को याद रखना है। यूंग को याद रखना है हमारा पर्सनैलिटी के लिए, यानी कि व्यक्तित्व के लिए याद रखना है। फ्रायड को याद रखना है साइको एनालिसिस के लिए, मनोविश्लेषणवाद के लिए मुझे फ्रायड को याद रखना है। एडलर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसका कथन है, ये बहुत सिंपल है, ये जो कथन है ये मेरे हरलॉक जी का दिया हुआ ये कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल से क्या, हरलॉक हो जाएगा। कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है, अच्छा ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये अलग अलग प्रकार का ये जो विधि आप देख रहे हैं, ये असल में जब पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, यानी कि व्यक्तित्व को जब जांचने के लिए जब अलग अलग परीक्षण किया गया है ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्टेड मेथड और नॉन प्रोजेक्टेड मेथड किया गया।
आपने रोरशा और थीमेटिक और चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट पढ़ा होगा। इसमें ना एक प्रॉपर एक कॉपी पेन, एक प्रकार से कागज और अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स यूज करके हम लोग क्या करते थे, टेस्ट को करते थे। लेकिन स्टैनफोर्ड और बिने वो टेस्ट था जिसमें किसी भी प्रकार से ये जो चीज़ें हैं उसका उपयोग नहीं करते थे। तो इन प्रकार की विधियों को याद होगा प्रक्षेपित विधि कहा जाता है। इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अच्छे समझाया हुआ है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। सामाजिक तत्व में शामिल केवल एक को छोड़कर क्या है, वो जो है वो शामिल सामाजिक तत्व में है। देखो अब देखो पारिवारिक जो संबंध है, हाँ ये तो मैटर करेगा। जन्म का क्रम, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, पड़ोस है, लोगों का व्यवहार है। जन्म का क्रम जो है मैं देख सकता हूँ कि एक मुझे एक अलग से ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। संवेदी क्रियात्मक, देखो संवेदी भी लिख दिया है, क्रियात्मक खेल भी लिख दिया है। पियाजे भी यदि पढ़ा होगा ना तो पता होगा कि किस एक ही अवस्था की बात कर रहा है, किस अवस्था की बात कर रहा है, वो शैशवकाल यानी कि जो इन्फेंसी वाला जो स्टेज है उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है। परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। देखो ये जो बोल रहा है मतलब क्वालिटेटिव भी रहेगा और क्वांटिटेटिव भी रहेगा। वो किस में रहेगा, बहुत सिंपल है। नॉर्मली विकास वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो पता है ये सभी संबंधित किससे, मेरे विकास से संबंधित है। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है। शारीरिक जब भी अगर डेवलपमेंट पढ़ते हो और अगर मेरा ये फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं शारीरिक वृद्धि, तो आपको पता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या करता है, हमारा इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव को डालता है। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। देखो पियाजे के हिसाब से बोल रहे हैं कि रचनावादी है, इनका मानना है सक्रिय अधिगमकर्ता, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज। अगर ये पहला ऑप्शन देखूंगा ना तो ये उनके हिसाब से ठीक कर रहा है क्योंकि ये सक्रिय खोज को मान रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन को देखता हूँ मैं, उसके व्यवहार का अवलोकन करना। अवलोकन करना इनके हिसाब से नहीं था, सामाजिक अंतःक्रिया को ये उतना नहीं मानते थे। आसन्न न्याय में विश्वास, यानी कि ये क्या बोलते हैं, बिलीव इन इमनेंट जस्टिस, ऐसा कुछ ये मानते नहीं थे। शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण, यानी कि ये बोलते रीइंफोर्समेंट। यार रीइंफोर्समेंट की बात तो स्किनर ने की है, ये शब्द लिख दिया है, असल में ये पुनर्बलन है और जब भी मैं पुनर्बलन बोलूंगा तो वो तो मेरा स्किनर का है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल है, जहां अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा शब्द लिख दिया, सक्रिय रूप से अपने बारे में समझ का निर्माण करते हैं, एक ही व्यक्ति है मेरा, पियाजे है। कोहलबर्ग आप लोगों ने पढ़ा होगा अलग चीज़ के लिए, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग। स्किनर आप लोगों ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। पेवलॉव को आपने और अलग चीज़ के लिए पढ़ा होगा, मतलब कुत्ते की लार ग्रंथि या अनकंडीशनड स्टिमुलस रिस्पॉन्स के लिए आपने पेवलॉव को पढ़ा होगा। पियाजे जो है इस प्रकार के बात को कह सकते थे कि बच्चों को वो नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है। देखिए ये बोल रहा है संज्ञान। अब जब भी मैं संज्ञान की बात करूंगा तो संज्ञान का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब होता है विचार, ध्यान, धारणा। लेकिन वो जो भावनाएं हैं वो संज्ञान के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि ये तो एक क्या हो गया, इमोशंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा इमोशंस हो गया। तो इमोशंस जो है, मेरी भावनाएं जो हैं वो उसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ है कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। देखो अब इसमें क्या है ना, मतलब मुझे क्योंकि वहाँ है कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, इक्विटी और समानता। अच्छा इधर से सेम कॉपी हो गया, इक्विटी और इक्वालिटी। इक्विटी और इक्वालिटी क्या होता है ना, बराबरी और समकक्ष हर चीज़ों को मानना। समान छात्रों से प्रतिस्पर्धा ये नहीं हो सकता, अच्छा सहयोग ये नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन मेरे को अच्छा लग रहा है, देखो कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, ये भी एक ऑप्शन है। लेकिन ये सवाल सूट करता अगर प्रश्न में जेंडर से कुछ लिखा होता, अगर प्रश्न में लिंग से कुछ लिखा होता ना, तब ये मेरे को अच्छा सूट करता। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोला है, इसीलिए मैं आंसर क्या ले लूँगा, इक्विटी और समानता को ले लूँगा। किशोर अवस्था वह काल है। देखो बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था कौन सा काल है। किशोर अवस्था क्या है यार, जनरली 12 से 18 वाला जो उम्र है वो किशोर अवस्था है। इन दोनों के आसपास एक ही ऑप्शन देखने को मिला, 11 से 19, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। ऐसा कौन सा चीज़ है जो जन्मजात है, जिसको बाद में इनेट नहीं किया जा सकता। देखो पुरस्कार जो है ना, ये स्कूल में जाने के बाद में कुछ काम करने के बाद मिलता है। सज़ा जो है ये इंसान ने क्रिएट किया है। प्रोत्साहन जो ये भी इंसान ने क्रिएट, बट भूख तो आपको बचपन से लग रहा है। और ये हमारा कैसा, ये हमारा जन्मजात प्रेरणा है। ठीक है। स्पीयरमैन का 2 कारक सिद्धांत पढ़ा होगा, एक स्पेसिफिक एक जनरल, तो वहीं से जन्मजात के बारे में जानकारी हमें थोड़ी सी मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों को सफल समावेशन में बाधा डालता है। थोड़ा सा अंग्रेजी वाले साइड जाओगे समझ में आएगा कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में
कौन से फैक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल इंक्लूजन नहीं होने देते हैं। तो ये बोल रहा है क्या वो तरीका है जिसकी वजह से एक अच्छा सुदृढ़ पाठ्यक्रम जो है वो नहीं बन सकता बच्चों के लिए, उनके समावेशन में तकलीफ आता है। ऑप्शन नंबर ए देखो, लचीला पाठ्यक्रम। नहीं, लचीला पाठ्यक्रम तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसको तो मैं बोल नहीं सकता। दुर्गम बुनियादी ढांचा। दुर्गम, दुर्गम कहने का मतलब क्या हो गया, इनएक्सेसिबल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसे ढांचा होगा जिसको सभी के सभी जो लोग हैं वो क्या कर पाएंगे, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिल गया। सहानुभूतिपूर्ण रवैया, ये तो ठीक है यार, अगर कोई विकलांगता वाला बच्चा है तो सहानुभूति थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं, बाधा नहीं डालेगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर मतलब एक से अधिक लचीला पाठ्यक्रम तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र, देखो ये जो क्वेश्चन है शायद ये मोटिवेशन से संबंधित है कि वो कैसा मोटिवेशन है। सीखने में लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, मतलब वो किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा या किसी के लिए काम नहीं कर रहा, वो खुद के लिए काम करे, इसलिए इसको क्या बोलूँगा, ये आंतरिक रूप से प्रेरित है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पर वह जो है वह स्वयं से मोटिवेटेड है, अंदर से मोटिवेटेड है, उसे कोई बाहरी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में विकास होता है बचपन से अंत तक, व्यस्तता की शुरुआत तक, जीवन भर। तो मतलब ऑप्शन अच्छा दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो सही सटीक है मेरा, क्या है, जीवन भर। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। जो वंचित पृष्ठभूमि की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो ठीक है, तो वहाँ पर उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। बहुत पॉजिटिव लाइन है ये, कक्षा चर्चा में शामिल करें, तो यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। उन्हें कक्षा में अलग से बिठाए, गलत। उन्हें अनदेखा करें, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते, ये भी गलत है। बहुत सारे लिखित कार्य, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ईजी क्वेश्चन हो गया, 24 का आंसर ए हो जाएगा। पाठ्यक्रम अनुकूल प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। ठीक है, अब मतलब ऐसे क्वेश्चन ना मैं देख रहा हूँ कि सीजीटेट और सीटेट में आजकल बहुत आते हैं। पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण, ये ठीक है, पहले आप प्लान बनाएंगे, पहले मतलब उसका जो भी आवश्यकता है, जो भी नीड है उसकी बात हो रही है। अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, ठीक है, प्लान के लिए एलिमेंट्स चाहिए मेरे को, तो ये एलिमेंट हो गया, मतलब मेरा अनुकूलन की आवश्यकता के लिए पहचान करूंगा। उसके बाद पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, लागू तो नहीं करूंगा, पहले उसके लिए अगर कुछ और चीज़ होगा, हाँ, शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करूंगा और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, लागू कर दूंगा। तो ये तो ठीक है कि ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, लेकिन फिर डी होगा, फिर सी होगा, तो इसीलिए ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए जो है 25 का जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि ये वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया तारे जमीन पर का जो ईशान अवस्थी है वो डिसलेक्सिया से पीड़ित है। याद रख लेना, पढ़ने और भाषाएं में, यानी कि पढ़ने और भाषाओं में कठिनाई है क्या, तो पहला का तो मेरा मिल गया, मुझे ए मिल गया। डिस्ग्राफिया जो होता है ना, असल में ये फाइन मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है। ठीक है, अब फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है कि जो भी हमारे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जहाँ वहाँ पर, और जनरली ये लिखने से संबंधित होता है। तो यार मैं देखूंगा क्या कि ये जो है मेरा किससे मिल गया है, सी से मिल गया है। डिसकैलकुलिया मतलब उसको किस में दिक्कत हो रही है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। कैलकुलेशन किस में करूँगा मैं, मैथ्स में करूँगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंक गणित में कठिनाई। और लास्ट में ये फिर देख लीजिए, डिस्ट्रिया है, बोलने की क्षमता में कठिनाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है शायद इसका सही ऑप्शन बन रहा है, देख लीजिएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 में क्या है, रचनात्मक आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। अगर जब भी रचनात्मकता की बात होगी तो वहाँ पर एक चिंतन की हमेशा बात होगी, और वो मेरा कौन सा है, अपसारी चिंतन। जी हाँ, अपसारी चिंतन क्या याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, ये हो जाएगा जहाँ पर एक बच्चा जो है अलग अलग आयामों में सोच सकता है, तो ये मेरा हो जाएगा अपसारी सोच। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ये बोलते हैं ना कि विकलांग बच्चों को आप अलग से विशेष स्कूल, ओपन स्कूल या फिर कोई अलग से स्कूल में पढ़ाओ, उन्हें आप रेगुलर स्कूल्स में पढ़ाओ, ताकि बच्चों का ना ये फील मत हो कि हम कुछ अलग हैं। बच्चों के फील होना चाहिए कि हाँ हम उनके जैसे ही हैं, बस हमारे पास हो सकता है कुछ चीज़ों की कमी है, पर हम हैं उनके जैसे ही। तो उनको इसीलिए बोला जाता है गवर्नमेंट कि उनको नियमित स्कूल में भेजना चाहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अधिकार बनाना है। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए बोला जाता है कि हमें मुफ्त और क्या करना है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो यार यहाँ पर क्या है ना कि मतलब बहुत ये ऑप्शंस जो है ना, ये थोड़ा सा
सोचनीय हो गया था कि प्राथमिक स्तर भी होता है, माध्यमिक स्तर भी होता है। हालांकि व्यापम ने इसका आंसर ए को ले लिया था, परंतु इसका जो है ना 6 से लेकर 14 तक है, तो प्राइमरी और मिडिल दोनों स्तर पर हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं आरटीई को। हाई स्कूल में वो यूज़ नहीं करते हैं। एक विशेष शिक्षा शिक्षक की जिम्मेदारी प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे। ट्यूशन प्रदान करने की जो बात है वो तो गलत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। नियमित परीक्षण और आकलन करे। एक विशेष शिक्षा शिक्षक विद्यार्थियों को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करे, ये भी ठीक हो सकता है, ठीक है। संशोधित करे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, इसको थोड़ा रोक देते हैं। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करे, ये ठीक है, डी वाला और बी वाला ठीक है, ठीक है। तो बी और डी वाला देखो, बी और डी ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मतलब प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे। थोड़ा सा ये मतलब 1 to 1 ट्यूशन करना, थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है ना उतना मुझे सही लगता नहीं है, बट फिर भी अगर व्यापम ने इसे ले लिया है तो फिर मान के चलिए कि वो सही मान रहा है। तो बी और डी जो है मेरे केवल किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर।